नमस्कार। आज हम ब्रिटेन के संविधान के महत्व और ब्रिटेन के संविधान के प्रमुख स्रोत क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। हमने ब्रिटेन के संविधान के विकास के विभिन्न कालखंडों का अध्ययन किया और उस अध्ययन में हमने यह पाया कि ब्रिटेन का संविधान एक बहुत ही सुरुचिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ते हुए, जबकि राजनीतिक संस्थाओं का पूरी तरह से प्रारंभ भी नहीं हुआ था, जब राजनीतिक संस्थाओं का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब से अर्थात कबीलाई संस्कृति से लेकर के और आज विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय संसदात्मक शासन प्रणाली तक पहुंचने का जो श्रेय है वो ब्रिटेन के संविधान को दिया जाता है। तो वो कौन से मुख्य कारण हैं जिनके चलते दुनिया का राजनीति विज्ञान पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन जरूर करता है। क्यों ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन विश्व के प्रत्येक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए जरूरी है, और खासकर एक भारतवर्ष का विद्यार्थी, आप जैसे विद्यार्थी, हम जैसे राजनीति विज्ञान पढ़ने वाले लोग ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन क्यों करें, यह इन बिंदुओं में से हमें ज्ञात होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटेन का संविधान दुनिया का प्राचीनतम संविधान है। इससे पहले संविधान क्या होता है यह दुनिया जानती नहीं थी। राजा का आदेश ही, राजा के मुख से निकला हुआ प्रत्येक आदेश ही कानून समझा जाता था। ब्रिटेन ने सबसे पहले निरंकुश राजतंत्रों से भी पहले के मध्यकाल में, जबकि राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था और ईश्वर के आदेश का उल्लंघन जिस प्रकार से अक्षम्य होता है, उसी प्रकार से राजा के आदेश का उल्लंघन भी बहुत बड़ा पाप समझा जाता था। उस कालखंड में इंग्लैंड में जनता ने राजा को बाध्य किया कि उसे कुछ मूलभूत विधियों के अधीन रहना चाहिए। तो दुनिया का प्राचीनतम संविधान ब्रिटेन का संविधान की जो अवधारणा है उस दुनिया को सबसे पहले ब्रिटेन ने दी। इसलिए ये दुनिया के विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है कि दुनिया का पहला संविधान कैसे बना और आज के इस स्वरूप तक पहुंचा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यह सर्वाधिक मौलिक संविधान है, अर्थात दुनिया के अन्य जो देश हैं, अर्थात दुनिया में आज यदि 200 देश हैं तो 200 देशों में से 199 देश अपने संविधान निर्माण के लिए किसी न किसी अन्य संविधान के प्रति ऋणी हैं। अर्थात अन्य सभी संविधान, हम कह सकते हैं कि कुछ मात्रा में कॉपी एंड पेस्ट, कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम बात करें तो हमने किसी न किसी संविधान की नकल की है। एकमात्र ब्रिटेन का संविधान ऐसा संविधान है जो पूरी तरह से मौलिक संविधान है और अपनी परिस्थितियों से उत्पन्न संविधान है, और वो बहुत हद तक जो है वो संयोग का परिणाम है। इस प्रकार से मौलिकता का तत्व भी उसमें एक बहुत रोचक तत्व है कि किस प्रकार से ब्रिटेन के संविधान ने वर्तमान स्वरूप ग्रहण किया होगा। तो एक मौलिक संविधान किस प्रकार से एक सुरुचिपूर्ण और तार्किक और वैज्ञानिक व्यवस्था को जन्म दे सकता है, यह जानने के लिए ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन बिल्कुल उपयुक्त है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह ब्रिटेन का संविधान ही है जिसने दुनिया के सर्वाधिक संविधानों पर अपना प्रभाव डाला है। दुनिया का प्रत्येक संविधान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने विकास के लिए ब्रिटेन के संविधान का ऋणी है, और भारत का संविधान भी उसमें अपवाद नहीं है। हम जानते ही हैं कि ब्रिटेन ने भारत पर प्रत्यक्ष रूप से 190 वर्षों तक शासन किया था और अप्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के 1600 ईस्वी से प्रारंभ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अप्रत्यक्ष प्रभाव है तब से लेकर के 1948 तक वो रहा था।
तो भारत का जो विभिन्न संवैधानिक अध्ययन बने वो भी किसी न किसी रूप में ब्रिटेन के संविधान के अनुकरण से ही बने थे, चाहे वो 1935 का अधिनियम की बात हम कर लें और चाहे वर्तमान के भारतीय संविधान को यदि हम उठा के देख लें तो उस पर भी ब्रिटेन के संविधान के अनुकरण की एक प्रत्यक्ष छाप दिखाई देती है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो विकसित संविधान है। उसका महत्व इसलिए भी है कि वो दुनिया का एकमात्र विकसित संविधान है। अन्य सभी संविधान निर्मित हैं, जबकि किसी विशेष समय में लिखे गए हैं। ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है, निरंतर विकास का संविधान है और आज भी वो अपना स्वरूप प्रतिपल प्रतिदिन बदल रहा है, क्योंकि उसका कोई लिखित सबूत नहीं है। तो जैसा समय और जैसी परिस्थिति होती है वैसा ही वो आकार ग्रहण कर लेता है। एक राजनीतिक महत्व के दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छा इसका जो महत्व है वो ये है कि ब्रिटेन का संविधान दुनिया को यह बताता है कि कैसे निरंकुश से निरंकुश और सर्वाधिक शक्तिशाली राजाओं के हाथ से भी जो सत्ता का परिवर्तन है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है। ब्रिटेन की जनता ने ऐसे विभिन्न कालखंडों में, चाहे वो 1215 का मैग्ना कार्टा है, चाहे तो वो 1628 का पिटिशन ऑफ राइट्स है, फिर बिल ऑफ राइट्स है, फिर ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है, चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड दिया जाना है, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति है। ऐसे अनेक अवसर आए जब राजाओं की शक्ति को ब्रिटेन की जनता ने चुनौती दी और उस चुनौती में जनता की जीत हुई, संसदीय नेताओं की जीत हुई और राजा को जनता की सामूहिक शक्ति के सामने झुकना पड़ा। तो ये वो महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके कारण ब्रिटेन का संविधान दुनिया के संविधानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संविधान बन जाता है। ब्रिटेन के संविधान को मातृ संविधान कहते हैं, द मदर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है और ब्रिटेन की संसद को मदर पार्लियामेंट होने का गौरव प्राप्त है। तो दुनिया ने संसद के कॉन्सेप्ट को, संसद की अवधारणा को और संविधान की अवधारणा को ब्रिटेन से ही ग्रहण किया है। अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं ब्रिटेन के संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत। जब हम ये बात करते हैं कि ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है, जब हम ये बात करते हैं कि ब्रिटेन के संविधान का विकास 1300-1400 वर्षों के एक लंबे विकास का परिणाम है, तब यह जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वो कौन से स्रोत हैं जिनमें हम ब्रिटेन के संविधान के वर्तमान स्वरूप को देख सकते हैं। तो इनमें सबसे जो पहला महत्वपूर्ण स्रोत है वो है विभिन्न अधिकार पत्र जिन्हें ब्रिटेन की संसद ने राजाओं के सामने प्रस्तुत किया और राजाओं को इस बात के लिए मजबूर किया तो वो उन पर हस्ताक्षर करें। 3 अधिकार पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार याचना पत्र, 1679 का अधिकार पत्र। तो ये जो अधिकार पत्र हैं, ये अधिकार पत्र ब्रिटेन के संविधान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन्हें संवैधानिक समझौते के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है संसदीय कानून। हैनोवर काल के पश्चात संसद ने कानून के माध्यम से संविधान को एक निश्चित दिशा देने का कार्य किया। हैनोवर काल से भी पहले हम देखते हैं कि स्टुअर्ट काल में 1679 में बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम लाया गया। फिर स्टुअर्ट काल में ही 1701 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। उसके बाद में हैनोवर काल में तो विभिन्न मताधिकार अधिनियम जिनकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी, और विंडसर काल में तो बहुत अधिक जो विकास है वो संसदीय कानूनों के माध्यम से ही हुआ है। जो कानून एक बार संसद बना देती है, ब्रिटेन में वो कानून संविधान का महत्वपूर्ण भाग बन जाता है। इसका अर्थ ये है
कि ब्रिटेन में संसदीय कानून और संवैधानिक कानून, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, जबकि दुनिया के अन्य सभी संविधानों में संविधान एक पृथक निकाय है, एक पृथक इकाई है, और संसद और उसके बनाए गए कानून वो बिल्कुल एक अलग चीज है। जबकि ब्रिटेन में संसदीय कानून ब्रिटेन के संविधान का ही एक भाग है। तीसरी जो महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है न्यायिक निर्णय। क्योंकि ब्रिटेन का संविधान लिखा नहीं गया है, इसलिए ब्रिटेन के संवैधानिक संस्थाओं ने जिस प्रकार से काम किया और उनके अधीन जब विभिन्न अपराधियों को दंडित करने की जो जिम्मेदारी न्यायपालिका पर आई, तब वहाँ के न्यायाधीशों ने जिन सिद्धांतों के आधार पर ब्रिटेन के संविधान की व्याख्या करी, और उन न्यायिक निर्णयों को भी कालांतर में संविधान का भाग स्वीकार कर लिया गया। इसलिए ब्रिटेन में जब कोई न्यायपालिका, ब्रिटेन का जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो जब कोई एक महत्वपूर्ण निर्णय देता है तो उसके द्वारा दिया गया निर्णय भी ब्रिटेन के संसद के कानून की तरह ही न्यायाधीश का निर्णय भी ब्रिटेन के संविधान का एक भाग बन जाता है। चौथा जो स्रोत है वो है ब्रिटेन के विभिन्न राजनीतिक विद्वानों के द्वारा लिखी गई कानूनी टीकाएं, अर्थात वो पुस्तकें वो जो ब्रिटेन के संविधान के ऊपर लिखी गई। जैसे कि ब्रिटेन के एक विद्वान हुए डाइसी। डाइसी की पुस्तक का नाम है द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इन पुस्तकों के नाम बच्चों आपको याद कर लेने चाहिए, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो डाइसी की पुस्तक का नाम है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेजवॉट की पुस्तक का नाम है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। और मे की पुस्तक का नाम है पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। तो ये वो पुस्तकें हैं जिनमें इन विद्वानों ने अपनी समझ के अनुसार ब्रिटेन के संविधान का चित्रण किया है। भारत के संविधान की तरह ब्रिटेन का संविधान लिखित में तो उपलब्ध नहीं है। अलिखित रूप में ब्रिटेन का संविधान कैसा है, इसका प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी तरफ से व्याख्या कर सकता है। तो इन महान राजनीतिक संविधान के ज्ञाताओं ने जिस प्रकार से ब्रिटेन के संविधान पर अपनी कानूनी टीकाएं प्रस्तुत की, उन टीकाओं को भी ब्रिटेन के संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। एक और महत्वपूर्ण स्रोत है जो कि केवल ब्रिटेन के संविधान की ही एक महत्वपूर्ण विशेषता है, उसको कहते हैं सामान्य विधि या कॉमन लॉ। कॉमन लॉ क्या है, सामान्य विधि क्या है? अर्थात सामान्य विधि का अर्थ है कि न्यायिक निर्णयों के होने के पश्चात किसी भी विशेष क्षेत्र में जो स्थिति बनती है, अर्थात सामान्य कॉमन लॉ क्या है? कॉमन लॉ के अंतर्गत ब्रिटेन के न्यायाधीशों ने कुछ ऐसे सिद्धांतों का जिक्र किया जो कि ब्रिटेन के संविधान के आधारभूत भाग हैं। अर्थात इनका स्रोत परंपरा है, किंतु इनका जो स्वरूप है वो कानून के समान ही है। तो सामान्य विधि ब्रिटेन के संविधान की एक विशेषता है और ये न्यायिक निर्णयों के कारण अस्तित्व में आती है। अर्थात न्यायपालिका के द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं कालांतर में कानून के जैसा प्रभाव प्राप्त कर लेते हैं। और अंतिम है अभिसमय या संवैधानिक परंपराएं, अर्थात वे परंपराएं जो संयोग से उत्पन्न हुई, वो सारी व्यवस्थाएं जो बाई चांस शुरू हुई थी किंतु कालांतर में ब्रिटेन के संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग बन गई। जैसे हैनोवर राजाओं ने बाई चांस मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना छोड़ दिया, तो बाद में यह परंपरा जो है वो बन गई कि राजा कभी भी आगे से मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा। इसी प्रकार से स्टुअर्ट काल में जो है वो वहाँ का राजा विलियम ने ये व्यवस्था कर दी कि मंत्रिमंडल वो अपने मंत्रिमंडल को बहुमत वाले दल से ही
उसका निर्माण करेगा। इसी प्रकार से एडवर्ड राजाओं के काल में जो है वो द्विसदनीय संसद का विकास हुआ। इसी प्रकार से जब बहिष्कार अधिनियम लाया गया जेम्स द्वितीय को सत्ता से बाहर करने के लिए, तब वहाँ पे द्विदलीय राजनीतिक दलों का विकास हुआ। तो इस प्रकार से विभिन्न कालखंडों में जो संयोग से जो एक परंपरा बन गई, आने वाले समय के लिए वो परंपरा ब्रिटेन के संविधान का हिस्सा बन गई। इस तरह से ये बहुत रुचिपूर्ण है ये जानना कि जो संविधान अस्तित्व में ही नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों को मिला करके एक बहुत सुंदर और एक बहुत सुरुचिपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं के रूप में विकसित हुआ एक जीवंत संविधान है। यह पुस्तकों में लिखा हुआ नहीं मिलता, लेकिन यह ब्रिटेन की जनता के हृदय में जीवंत रूप में विद्यमान है, और यही इसकी शक्ति और यही इसका महत्व भी है। धन्यवाद।